सो नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अगर हमने लायबिलिटीज पे करनी है अंडर लिक्विडेशन, सो देयर इज स्पेसिफिकली सेट ऑर्डर कि ये जो लायबिलिटीज हैं वो किस ऑर्डर में पे की जाएंगी। दिस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोर्ट ऑल्सो। सबसे पहले लीगल चार्जेस वाइंडिंग अप के पे किए जाते हैं, यानी लिक्विडेटर रेमोरेशन। सेकेंड, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप, जैसे लिक्विडेटर ने जो जो खर्चा किया वाइंडिंग अप का, कोई डॉक्यूमेंट्स उसको प्रिपेयर करने पड़े, या फिर कोई लीगल खर्चा जो बेयर करा, या कई बार होता है कि एसेट्स बेचने हैं तो ग्रुप ब्रोकर को अप्रोच करा, तो देयर में बी लॉट ऑफ एक्सपेंसेस इन्वॉल्व। देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट होती है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मींस वो क्रेडिटर्स जो सबसे पहले प्रेफर किए जाते हैं पेमेंट करने के लिए। ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आते हैं गवर्नमेंट के अगर कोई टैक्सेस हैं और इम्प्लॉइज की कोई सैलरीज अगर ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं। ये लेटर आपकी बुक में सब कुछ दिया हुआ है। फोर्थ, डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट होती है एंड अदर फ्लोटिंग चार्जेस दैट इज कनेक्टेड टू द डिबेंचर्स। देन फिफ्थ इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, वो क्रेडिटर्स जो सिक्योर्ड नहीं है, अनसिक्योर्ड है। एंड नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, एंड लास्ट में पेमेंट की जाती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वाइंडिंग अप द कंपनी, वाइंडिंग अप के केस में जो सेट ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में लायबिलिटीज पे होती हैं, तो सबसे पहले वाइंडिंग अप के लीगल चार्जेस जो कोर्ट के चार्जेस हैं वो पे किए जाते हैं, लिक्विडेटर की रेमोरेशन पे की जाती है, वाइंडिंग अप के कनेक्टेड कोई भी एक्सपेंसेस हैं, देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, देन डिबेंचर होल्डर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, देन प्रेफरेंशियल होल्डर्स, एंड लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वाइंडिंग अप के? एज टू शेयर होल्डर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वाइंडिंग अप का? सबसे पहली बात, शेयर होल्डर इज लायबल टू पे द फुल अमाउंट ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। अगर अभी शेयर होल्डर्स ने 7 रुपए ही पे करे थे, बाकी 10 रुपए का शेयर था, सिर्फ 7 रुपए पे करे थे, तो बाकी बैलेंस जो 3 रुपीज है वो उनको पे करना पड़ेगा, इवन इफ ये कंपनी वाउंड अप हो रही है। तो ऐसे शेयर होल्डर्स को कॉन्ट्रीब्यूटरी की लिस्ट में डाला जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 428। तो अगर हमने डिफाइन करना है कॉन्ट्रीब्यूटरी कौन होता है, every person who is liable to contribute towards the assets of the company in the event of winding up, and also it includes holder of fully paid up shares and those who are liable to pay। शेयर होल्डर्स भी लायबल है कंट्रीब्यूट करने के, और एवरी पर्सन जो कि कंपनी के साथ कनेक्टेड है, जो पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है ताकि कंपनी अच्छे से वाउंड अप हो जाए, उसको हम कंट्रीब्यूटरी की लिस्ट में डालते हैं। तो जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं, अभी एट प्रेजेंट मेंबर्स हैं, उनको हम लिस्ट ए की कंट्रीब्यूटरी में डालते हैं। एंड पास मेंबर्स, अगर किसी से जो पहले शेयर होल्डर्स थे, जो शेयर सोल कर चुके हैं, सेल ऑफ कर चुके हैं विद इन 1 ईयर, ये टाइम पीरियड है, विद इन 1 ईयर अगर ये अपने शेयर सेल कर चुके हैं, फिर भी उनसे पैसे मंगवाए गए हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो उनको हम लिस्ट बी की कंट्रीब्यूटरी में डालते हैं। सो whenever a list of contributory is made, there are two types of contributories, list A and list B। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाइंडिंग अप में सबसे पहले जो इफेक्ट पड़ता है वो शेयर होल्डर्स को पड़ता है, क्योंकि वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी के पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स हैं अपनी लायबिलिटीज को पे करने के लिए। देयर में बी मेन अदर रीजंस आल्सो जिसके कारण वो वाइंड अप हो रही है, लेकिन मेन रीजन जो होता है वो फंड्स का रीजन होता है कि कंपनी के पास फंड्स नहीं है, इंसॉल्वेंसी की स्टेज पे जा रही है, तो बेटर है इस कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। तो अगर उनके पास फंड्स कम पड़ रहे हैं तो कॉन्ट्रीब्यूटरी की लिस्ट तैयार की जाती है, जिसमें 2 लिस्ट बनाई जाती है, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। लिस्ट ए वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको हम प्रेजेंट शेयर होल्डर्स कहते हैं, जिन्होंने अभी शेयर्स पे पूरे पैसे नहीं भेजे हैं, तो उनसे पैसे मंगवाए जाते हैं। एंड एवरी अदर पर्सन हु इज लायबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कंपनी एट प्रेजेंट टाइम, उसको हम प्रेजेंट मेंबर कंट्रीब्यूटरी या लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरी कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर पास्ट मेंबर से भी पैसे मंगवाए जा रहे हैं, मान लो लिस्ट ए से पैसे मंगवाए, उनसे भी पैसे पूरे नहीं पड़ रहे, तो लिस्ट बी बनाई जाती है। यानी पिछले 1 साल में जो पास्ट मेंबर थे जिन्होंने हमारी कंपनी के शेयर्स तो खरीदे लेकिन बेच दिए थे और अब वो प्रेजेंट मेंबर नहीं है, तो वो पास्ट मेंबर की लिस्ट होती है। लेकिन उनसे भी एज पर द रूल वाइंडिंग अप के टाइम पे पैसे मंगवाए जा सकते हैं अगर फंड्स बहुत ज्यादा शॉर्ट पड़ रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज। सो कंट्रीब्यूशन बाय शेयर होल्डर्स, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें दोनों आते हैं, प्रेजेंट शेयर होल्डर्स यानी लिस्ट ए, एंड पास्ट शेयर होल्डर्स यानी
List B, they may be asked to contribute towards the assets of the company. First rule, a contributory cannot be asked to pay more than the unpaid amount on the shares. ये सबसे बड़ा रूल है. अगर 10 रुपए का शेयर है, 10 में से वो 8 रुपए पे कर चुका था पहले, तो उससे सिर्फ हम बैलेंस 2 रुपए मंगवा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मंगवा सकते. Second, a past member is not liable to contribute unless this condition must be satisfied. Present member have been called upon to contribute to the fullest. सबसे पहले लिस्ट ए से पैसे मंगवाए जाएंगे, पूरे पैसे जितने उनके ड्यू हैं वो कलेक्ट करने के बाद भी अगर शॉर्ट पड़ते हैं तब पास्ट मेंबर्स की बारी आएगी पेमेंट की. थर्ड, अ पास्ट मेंबर हु सीज टू बी अ मेंबर इन मोर देन अ ईयर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप इज नॉट लायबल टू पे. यानी सिर्फ 1 ईयर का टाइम पीरियड है. अगर ये 1 ईयर का टाइम पीरियड से ज्यादा हो गया है किसी पर्सन को पास्ट मेंबर की लिस्ट में गए, तो उससे फिर कंट्रीब्यूशन नहीं मंगवाई जा सकती. सपोज अभी चल रहा है दिसंबर 2020, तो दिसंबर 2020 में अगर कोई कंपनी वाइंड अप होती है तो लिस्ट बी में जो दिसंबर 2019 तक के मेंबर्स थे उनसे ही लिस्ट बी के अकॉर्डिंग पैसे मंगवाए जा सकते हैं. जो नवंबर में पास्ट मेंबर्स बन गए इन द ईयर 2019 उनसे पैसे नहीं मंगवाए जा सकते. सो ये 1 ईयर का एक लिमिटेशन है. एंड फोर्थ इज अ पास्ट मेंबर इज नॉट लायबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डेब्ट इंकर्ड आफ्टर ही सीज टू बी अ मेंबर. वो उस लायबिलिटी के लिए लायबल होगा जो लायबिलिटी उस टाइम पे इंकर की गई जब वो मेंबर था. यानी दिसंबर 2019 से पहले की जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो लायबिलिटीज पे करने के लिए अगर कंपनी को फंड्स कम पड़ रहे हैं तब वो लिस्ट बी से पैसे मंगवा सकते हैं. लेकिन जो लायबिलिटी कंपनी ने इंकर करी है दिसंबर 2019 के बाद तब वो लायबल नहीं होंगे. उसके लिए सिर्फ प्रेजेंट मेंबर्स ही लायबल होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज शेयर होल्डर्स के बाद क्रेडिटर्स पे क्या कॉन्सिक्वेंस होता है कंट्रीब्यूशन का. A company can never be adjudged insolvent, although it may have become insolvent in the sense that it is unable to pay its debt. इस लाइन का मतलब है कि एक कंपनी चाहे अपने डेप्ट पे नहीं कर पा रही लेकिन वो तब तक इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं होगी जब तक कोर्ट के थ्रू उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जाता. सो वेयर अ सॉल्वेंट कंपनी इज वाउंड अप, ऑल द क्लेम अगेंस्ट द कंपनी आर एडमिसिबल एंड व्हेन दे आर प्रूव्ड पेमेंट इज मेड. तो तब तक वो कंपनी सॉल्वेंट ही मानी जाती है और चाहे वो वाउंड अप भी हो रही है उस केस में कंपनी सारी अपनी लायबिलिटीज पे करेगी जो जो ड्यू है. इन केस ऑफ एन इंसॉल्वेंट कंपनी, लेकिन अगर वो इंसॉल्वेंटी डिक्लेयर हो गई है तो इंसॉल्वेंसी का प्रिंसिपल अप्लाई होगा. वो प्रिंसिपल्स क्या हैं? अ सिक्योर्ड क्रेडिटर फर्स्ट रिलाई ऑन द सिक्योरिटी एंड इग्नोर द लिक्विडेटर. जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है यानी कंपनी ने मान लो अपने एसेट कोई बैंक के पास गिरवी रखे थे, तो बैंक तो है क्रेडिटर कंपनी के लिए जिसको कंपनी ने पैसे पे करने हैं, तो बैंक अब कंपनी पे रिलाई नहीं करेगा. बैंक अब रिलाई करेगा वो सिक्योरिटी जो उसके पास गिरवी रखी गई थी कंपनी ने जब पैसे लिए थे. तो एक सिक्योर्ड क्रेडिटर हमेशा सिक्योरिटी पे रिलाई करता है. सेकंड, उस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी पे रिलाई करता है. मान लो ये जो सिक्योरिटी है वो 5 लाख की है जो गिरवी रखी गई है, लेकिन बैंक ने पैसे लेने हैं 6 लाख रुपए कंपनी से, तो ये 1 लाख का बैलेंस ऑफ डेप्ट क्लेम किया जाएगा कंपनी से. थर्ड, गिव अप हिज सिक्योरिटी एंड प्रूफ फॉर द होल अमाउंट. लेकिन अगर कंपनी ये पूरी सिक्योरिटी अपनी वापस मांग रही है और कह रही है वो पेमेंट करने को तैयार है, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर क्लेम करेंगे 6 लाख रुपीस के लिए. तो ये तो रूल बना, प्रिंसिपल बना सिक्योर्ड क्रेडिटर का. क्योंकि सिक्योर्ड क्रेडिटर कहता है आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो जो आपने हमारे पास गिरवी रखा है वो दे दो और बैलेंस अमाउंट दे दो, या फिर अगर आपने वो वापस पूरा लेना है तो हमें पूरा अमाउंट चाहिए. लेकिन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की पोजीशन क्या है? ये पे किए जाते हैं इन द ऑर्डर फर्स्ट ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट. सबसे पहले जो प्रेफरेंशियल पेमेंट्स हैं वो पे की जाती हैं. जैसे हमने ऊपर सीक्वेंस करा कि पहले टैक्सेस पे किए जाएंगे, फिर उसके बाद वेजेस पे की जाएंगी, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे किया जाएगा, उसके बाद बारी आती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की. तो प्रेफरेंशियल पेमेंट्स पहले पे किए जाएंगे और अदर डेब्ट्स पेरी पैसू के रूल्स के हिसाब से, यानी प्रेफरेंस ऑफ प्रायोरिटी, जो फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व
ये रूल होता है पेरी पैसू, जो सबसे पहला क्रेडिटर है उसको सबसे पहले पेमेंट होगी, जो बाद में क्रेडिटर बना उसको बाद में पेमेंट होगी। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बारी आती है प्रेफरेंशियल पेमेंट्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करने के बाद, डिबेंचर्स होल्डर्स को पे करने के बाद, अदर कोई डिबेंचर्स या डेप्ट ड्यू है पारी पैसू रूल के हिसाब से, वो पेमेंट करने के बाद बारी आती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की। तो जब भी लिक्विडेशन होती है, वाइंडिंग अप होती है, वाइंडिंग अप का इफेक्ट सिर्फ दो कैटेगरीज को पड़ता है। पहली कैटेगरी है शेयर होल्डर्स, दूसरी कैटेगरी है क्रेडिटर्स। इसीलिए वाइंडिंग अप अगर शेयर होल्डर्स की मर्जी से हो रही है तो वो शेयर होल्डर्स वाइंडिंग अप कहलाई जाएगी, अगर वो क्रेडिटर्स की मर्जी से हो रही है तो वो क्रेडिटर्स वाइंडिंग अप कहलाई जाएगी। लेकिन अगर वो कोर्ट के थ्रू डायरेक्ट ऑर्डर पास हुए हैं तब वो कंपल्सरी वाइंडिंग अप कहलाएगी। इन दोनों सिचुएशन में हम इसको वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी कह सकते हैं। लेकिन अगर ये शेयर होल्डर्स या क्रेडिटर्स कोर्ट में मूव करते हैं और एप्लीकेशन फाइल करते हैं तब वो थर्ड कैटेगरी बन जाएगी, दैट इज वाइंडिंग अप विद द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट।